एक गांव में मेला लगा हुआ था। मेले में मनोरंजन के कई साधनों के अतिरिक्त श्रृंगार, सजावट और दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं की अनेक दुकानें थी। शाम होते ही मेले की रौनक बढ़ जाती थी। एक शाम रोज की तरह मेला सजा हुआ था। महिला, पुरुष और बच्चे सभी मेले का आनंद उठा रहे थे। दुकानों में अच्छी खासी भीड़ उमड़ी हुई थी। उन्हीं दुकानों में से एक दुकान कांच से निर्मित वस्तुओं की थी, जिसमें कांच के बर्तन और गृह सज्जा की कई वस्तुएं बिक रही थी। अन्य दुकानों की अपेक्षा उस दुकान में लोगों की भीड़ कुछ कम थी। एक जौहरी भी उस दिन मेले में घूम रहा था। घूमते घूमते जब वह उस दुकान के पास से गुजरा तो उसकी नजर एक चमकते हुए कांच के टुकड़े पर अटक गई। उसकी पारखी नजर तुरंत ताड़ गई कि वह कोई साधारण कांच का टुकड़ा नहीं, बल्कि बेशकीमती हीरा है। वह समझ गया कि दुकानदार इस बात से अनभिज्ञ है। वह दुकान में गया और उस हीरे को उठाकर दुकानदार से उसकी कीमत पूछने लगा। भाई, जरा इसकी कीमत तो बताना। दुकानदार बोला, ये मात्र 20 रुपए का है। जौहरी लालची था। वह कम से कम कीमत में उस कीमती हीरे को हथियाने की फिराक में था। वह दुकानदार से मोलभाव करने लगा। नहीं भाई, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। मैं तुम्हें इसके 15 रुपए दे सकता हूँ। 15 रुपए में तुम मुझे ये दे सकते हो तो दे दो। दुकानदार उस कीमत पर राजी नहीं हुआ। उस समय दुकान में कोई ग्राहक नहीं था। जौहरी ने सोचा कि थोड़ी देर मेले में घूम फिरकर वापस आता हूँ। हो सकता है तब तक इसका मन बदल जाए और ये 15 रुपए में मुझे यह कीमती हीरा दे दे। यह सोच हीरा बिना खरीदे वह वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद जब वह पुनः उस दुकान में लौटा तो हीरे को नदारद पाया। उसने फौरन दुकानदार से पूछा, यहाँ जो कांच का टुकड़ा था वो कहाँ गया? मैंने उसे 25 रुपए में बेच दिया, दुकानदार ने उत्तर दिया। जौहरी ने अपना सिर पीट लिया और बोला, ये तुमने क्या किया? तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। वह कोई कांच का टुकड़ा नहीं, बल्कि बेशकीमती हीरा था। मात्र 25 रुपए में तुमने उसे बेच दिया। मूर्ख मैं नहीं तुम हो। मैं तो नहीं जानता था कि वह बेशकीमती हीरा है। पर तुम तो जानते थे। फिर भी तुम मुझसे मोलभाव कर 5 रुपए बचाने में लगे रहे और हीरा बिना खरीदे ही दुकान से चले गए, दुकानदार ने उत्तर दिया। दुकानदार का उत्तर सुन जौहरी अपनी मूर्खता पर पछताने लगा और पछताते हुए खाली हाथ वापस लौट गया। मूर्खता और लालच दोनों ही नुकसान का कारण हैं। एक दिन की बात है। एक बिल्ली कहीं जा रही थी। तभी अचानक एक विशाल और भयानक कुत्ता उसके सामने आ गया। कुत्ते को देखकर बिल्ली डर गई। कुत्ते और बिल्ली जन्मबैरी होते हैं। बिल्ली ने अपनी जान का कतरा सूंघ लिया और जान हथेली पर रखकर वहां से भागने लगी। किंतु फुर्ती में वह कुत्ते से कमतर थी। थोड़ी ही देर में कुत्ते ने उसे दबोच लिया। बिल्ली की जान पर बन आई मौत उसके सामने थी। कोई और रास्ता न देख वह कुत्ते के सामने गिड़गिड़ाने लगी, किंतु कुत्ते पर उसके गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं हुआ। वह उसे मार डालने को तत्पर था। तभी अचानक बिल्ली ने कुत्ते के सामने एक प्रस्ताव रख दिया। यदि तुम मेरी जान बख्श दोगे तो कल से तुम्हें भोजन की तलाश में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मैं यह जिम्मेदारी उठाऊंगी। मैं रोज तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगी। तुम्हारे खाने के बाद यदि कुछ बच गया तो मुझे दे देना। मैं उससे अपना पेट भर लूंगी। कुत्ते को बिना मेहनत किए रोज भोजन मिलने का यह प्रस्ताव जम गया। उसने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ ही उसने बिल्ली को आगाह भी किया कि धोखा देने पर परिणाम भयंकर होगा। बिल्ली ने कसम खाई कि वह किसी भी सूरत में अपना वादा निभाएगी। कुत्ता आश्वस्त हो गया। उस दिन के बाद से वह बिल्ली द्वारा लाए भोजन पर जीने लगा।
उसे भोजन की तलाश में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रह गई। वह दिन भर अपने डेरे पर लेटा रहता और बिल्ली की प्रतीक्षा करता। बिल्ली भी रोज समय पर उसे भोजन लाकर देती। इस तरह 1 महीना बीत गया। महीने भर कुत्ता कहीं नहीं गया। वह बस एक ही स्थान पर पड़ा रहा। एक जगह पड़े रहने और कोई भागा दौड़ी न करने से वह बहुत मोटा और भारी हो गया। एक दिन कुत्ता रोज की तरह बिल्ली का रास्ता देख रहा था। उसे जोरों की भूख लगी थी, किंतु बिल्ली थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद भी जब बिल्ली नहीं आई तो अधीर होकर कुत्ता बिल्ली को खोजने निकल पड़ा। वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसकी दृष्टि बिल्ली पर पड़ी। वह बड़े मजे से एक चूहे पर हाथ साफ कर रही है। कुत्ता क्रोध से बिलबिला उठा और गुर्राते हुए बिल्ली से बोला, धोखेबाज बिल्ली, तूने अपना वादा तोड़ दिया। अब अपनी जान की खैर मना। इतना कहकर वह बिल्ली की ओर लपका। बिल्ली पहले ही चौकस हो चुकी थी। वह फौरन अपनी जान बचाने वहां से भागी। कुत्ता भी उसके पीछे दौड़ा, किंतु इस बार बिल्ली कुत्ते से ज्यादा फुर्तीली निकली। कुत्ता इतना मोटा और भारी हो चुका था कि वह अधिक देर तक बिल्ली का पीछा नहीं कर पाया और थक कर बैठ गया। इधर बिल्ली चपलता से भागते हुए उसकी आंखों से ओझल हो गई। दूसरों पर निर्भरता अधिक दिनों तक नहीं चलती। यह हमें कामचोर और कमजोर बना देती है। जीवन में सफल होना है तो आत्मनिर्भर बनो। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य खुशहाल था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देख राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वह सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया। स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई। हर समय उसके दिमाग में यही रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली। वह अपनी इस हालत से परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल के माली को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी भी छककर खाता और पेड़ के नीचे मजे से सोता। कई बार राजा को उससे जलन होने लगती। एक दिन उसके राज दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह समझ गए थे। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा? तो फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो, साधु बोले। राजा तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा बोला, सोचता हूँ कि अब कोई व्यवसाय कर लूं। लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे? अब तो राजपाट मेरा है। राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है। तो मैं कोई नौकरी कर लूंगा, राजा ने उत्तर दिया। ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ। मैं अपनी कुटिया में ही रहूंगा। राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना।
राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से भेंट कर पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं और तुम्हारी नींद का क्या हाल है? गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूँ। फिर ये परिवर्तन कैसे, ये मेरी समझ के बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानसपटल पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। जीवन में जो भी कार्य करें अपना कर्तव्य समझकर करें, न कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का तरीका है। एक व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर की जॉब करता था। उसने अपनी बचत से शहर के बाहर एक आलीशान मकान बनवाया। शहर के बाहर होने के कारण वह एरिया कुछ सुनसान था। वह व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने नए घर में रहने लगा। सुबह होते ही वह काम पर निकल जाता और देर शाम तक लौटता। सुनसान जगह इतना आलीशान मकान देखकर चोरों के एक समूह ने वहां चोरी करने की योजना बनाई। चोरी के पहले वे मैनेजर के घर के पास चक्कर मारकर उसके घर की गतिविधियों का जायजा लेने लगे। पहले ही दिन उनकी नजर मैनेजर की एक अजीब हरकत पर पड़ी। घर आने के बाद वह सबसे पहले अपने बगीचे में लगे आम के पेड़ के पास गया और अपने ऑफिस बैग से एक एक कर कुछ निकालने लगा और उसे पेड़ में कहीं डालने लगा। मैनेजर की पीठ चोरों की तरफ होने के कारण चोर ये देख नहीं पाए कि उसने अपने बैग में से क्या निकाला और पेड़ में किस जगह डाला। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये अवश्य ही कोई कीमती चीज होगी। चोर मैनेजर के घर के पास घात लगाकर बैठ गए और अंधेरा होने का इंतजार करने लगे। रात में जब घर की लाइट्स बुझ गई तो उन्हें इत्मीनान हुआ कि घर में सब सो गए हैं। वे दीवार फांद कर घर में घुसे और सीधे आम के पेड़ के पास पहुंचे। फिर बिना समय गंवाए वे वहां मैनेजर की छुपाई चीज खोजने लगे, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर वे वापस लौट गए। अगले दिन वे फिर उस घर के पास छुपकर बैठ गए। मैनेजर जब ऑफिस से वापस आया तो चोरों की नजरें फिर उस पर ही गड़ गई। पिछले दिन की तरह वह सबसे पहले आम के पेड़ के पास गया और बैग से निकालकर उसमें कुछ डालने लगा। फिर वह घर के अंदर चला गया। उस रात घर की लाइट्स बंद हो जाने के बाद फिर से चोर दीवार फांद आम के पेड़ के पास पहुंचे और जी जान से उन चीजों को खोजने में लग गए जो मैनेजर ने वहां छुपाई थी। लेकिन उस दिन भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ दिन तक वे रोज रात में आम के पेड़ के पास खोजबीन करते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। वे परेशान हो गए कि मैनेजर आखिर कैसे उन चीजों को पेड़ में छुपाता है कि हम जैसे शातिर चोर भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अब चोरों में चोरी करने से ज्यादा इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई। आखिरकार अपनी जिज्ञासा शांत करने रविवार के दिन वे सभी मैनेजर से मिलने उसके घर पहुंचे। मैनेजर का उन्होंने शरीफों की तरह अभिवादन किया। फिर चोरों का सरदार बोला, सर प्लीज बुरा मत मानिएगा, एक बात आपसे पूछनी थी। हम लोग चोर हैं। पिछले कुछ दिनों से आपके घर चोरी करने की फिराक में हैं। हम रोज देखते हैं कि आप शाम को घर आकर आम के पेड़ में कुछ डालते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी हम वो चीजें ढूंढ नहीं पाए। हम सब ये जानने को बेचैन हैं कि आप वहाँ चीजें कैसे छुपाते हैं कि वो मिलती नहीं हैं। चोरों की बात सुनकर मैनेजर हंस पड़ा, फिर बोला, अरे भाई, मैं वहाँ कुछ भी नहीं छुपाता। तुम लोगों को गलतफहमी हो गई है। नहीं सर, हमने देखा है।
आप रोज शाम को अपने बैग में से कुछ निकालकर पेड़ में डालते हैं। आप वहां कुछ न कुछ तो छुपाते हैं, चोर एक स्वर में बोले। अब मैनेजर गंभीर हो गया और बोला, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर हूं। काम का दबाव बहुत अधिक रहता है, जिस कारण तनाव होना लाजमी है। किसी भी हाल में टारगेट पूरा करना ही होता है। इसके लिए रोज किसी न किसी से झिकझिक होती है। कस्टमर के ताने सुनने पड़ते हैं, बॉस की डांट झेलनी पड़ती है। मानसिक तनाव इतना अधिक होता है कि घर आने पर भी नहीं जाता। पहले अक्सर मेरे तनाव को बेवजह मेरे परिवारजन झेलते थे। कुछ देर रुककर मैनेजर आगे बताने लगा, जब मैंने ये नया घर बनवाया तो सोचा कि इस घर का माहौल मैं शांतिपूर्ण रखूंगा। कभी ऑफिस का तनाव घर लेकर नहीं लाऊंगा। इसलिए घर आने के बाद मैं सबसे पहले आम के पेड़ के पास जाता हूँ और अपना पूरा तनाव एक एक कर वहाँ डाल देता हूँ। कमाल की बात यह है कि अगले दिन जब मैं वो उठाने जाता हूँ तब तक आधा तनाव तो गायब हो जाता है। जो थोड़ा बहुत बचता है उसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ। लेकिन फिर जब शाम को घर आता हूँ तो तनाव पेड़ के पास छोड़ जाता हूँ। यही पेड़ का रहस्य है। मैनेजर की बात सुनकर चोरों को पेड़ का रहस्य समझ आया। चोरी करने में तो वे सफल नहीं हो सके, लेकिन जीवन की एक बहुत बड़ी सीख उन्हें जरूर मिली। आज के दौर में जिंदगी में सुख सुविधाओं के साधन तो बढ़ते जा रहे हैं और जिंदगी आरामदायक होती जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं तनाव भी बढ़ता जा रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग ऑफिस का तनाव अपने घर ले आते हैं। इस तरह वे घर पर भी सुकून से नहीं रह पाते हैं, साथ ही अपने तनाव से परिवारजनों को भी प्रभावित करते हैं। क्या हर समय तनाव का बोझ ढोना आवश्यक है? क्या इस तरह जिंदगी कुछ ज्यादा कठिन नहीं बनती जा रही? तनाव को एकदम से तो समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम घर पर परिवारजनों के साथ होने पर तो तनाव को दूर रखा जा सकता है और उनके साथ खुशनुमा पल बिताए जा सकते हैं। इसलिए जब भी घर आएं, तनाव को बाहर ही छोड़ आएं। शहर की पुरानी बस्ती में ताले चाबी की एक दुकान थी। उस दुकान में ढेर सारे ताले चाबी थे। लोग ताले खरीदने वहां आते। कभी कभी मुख्य चाबी गुम हो जाने पर डुप्लीकेट चाबी बनवाने भी उस दुकान पर आते। उसी दुकान में कोने में एक मजबूत हथौड़ा भी पड़ा हुआ था जो ताला तोड़ने के काम आता था, लेकिन उसका प्रयोग कभी कभार ही होता था। कोने में पड़े हथौड़ा अक्सर सोचा करता कि मैं इतना मजबूत हूँ, इतना बलशाली हूँ, इसके बाद भी इतने प्रहार झेलता हूँ, तब ही ताले को खोल पाता हूँ। लेकिन चाबी इतनी छोटी होने के बावजूद किसी भी ताले को बड़ी ही आसानी से खोल लेती हैं। ऐसा क्या है इस छोटी सी चाबी में? एक दिन जब दुकान बंद हुई तो उससे रहा ना गया। उसने चाबी से पूछ ही लिया, चाबी बहन, मैं बहुत दिनों से एक बात सोच रहा था, किंतु बहुत सोचने के बाद भी मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब देकर मुझे निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद कर सकती हो? पूछो भाई, बन पड़ा तो तुम्हारे सवाल का जवाब मैं तुम्हें अवश्य दूंगी, चाबी नम्रता से बोली। बहन, तुम में ऐसी क्या खास बात है कि तुम इतनी छोटी होने पर भी हर प्रकार के ताले, चाहे वह कितना भी मजबूत और जिद्दी क्यों न हो, बड़ी आसानी से खोल लेती हो, जबकि मैं तुमसे बहुत बड़ा, बलशाली और शक्तिशाली होने के बावजूद भी ऐसा नहीं कर पाता। मुझसे ताला खोलने में बहुत मेहनत लगती है और कई बार प्रयास करने के बाद ही ताला टूटता है। चाबी मुस्कुराई और बोली, बहुत ही साधारण सी बात है हथौड़े भाई। तुम ताले पर प्रहार करते हो, इस तरह तुम उस पर बल का प्रयोग करते हो और खोलने के प्रयास में उसे चोट पहुंचाते हो। ऐसे में ताला खुलता नहीं बल्कि टूट जाता है।
जबकि मैं बिना बल का प्रयोग किए और ताले को चोट पहुंचाए बगैर उसके अंतर्मन में उतर जाती हूँ। इसीलिए मेरे निवेदन पर ताला तुरंत खुल जाता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमारे सामने हथौड़ा या चाबी बनने का विकल्प होता है। किसी का दिल जीतना है तो उसे हथौड़ा बनकर जोर जबरदस्ती से नहीं जीता जा सकता, बल्कि चाबी की तरह उसके दिल में उतरकर जीता जाता है। इसी प्रकार किसी से कोई काम करवाना है तो डरा धमकाकर और जबरदस्ती दबाव डालकर भी काम करवाया जा सकता है। लेकिन ऐसे में कार्य के प्रति उत्साह और समर्पण भावना नगण्य रहेगी। यदि किसी के दिल में कार्य के प्रति समर्पण भावना जागृत कर उसे उत्साहित कर कार्य करवाया जाए तो कार्य मन लगाकर और समर्पण से किया जाएगा और ऐसे में कार्य बेहतर होगा और परिणाम भी बेहतर प्राप्त होगा।